चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मॉडल सेट 2 2021 के लिए। और इसको ध्यान से पढ़िएगा। 17 ऑब्जेक्टिव है। आप जब फाइनल एग्ज़ाम दीजिएगा तो देखिएगा कि इसे यार इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया 5-6 क्वेश्चन, तो ऐसा ना हो कि आपके 1-2-20 मिनट की मेहनत से आपका क्वेश्चन इधर ख़राब हो जाए, तो इस बात का ध्यान रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सब इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, तो इसको फॉलो करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर। उसका क्या हमारे पास आपने पढ़ा होगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपका ये पहला ऑप्शन ये हो गया, ठीक है, पहला का ये ऑप्शन हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़े थे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज करेक्ट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, जिसमें एक रिलेशन आया था, आप कैपेसिटेंस सेकंड चैप्टर में देखे होंगे कि ई बराबर क्या होता है हमारे पास, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। ये एक रिलेशन था, माइनस डी वी बाई डी आर। तो इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही लग रहा है। ये पहला ही ऑप्शन सही हमको लग रहा है, ठीक है, ए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर। ठीक है, आप सबसे पहले आप लोग जानते हुए होंगे कि हमारा जो है कैपेसिटर, एक एप्लीकेशन है कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का है। आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे कि स्फेरिकल कंडक्टर के लिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है 1 बाई, ऐसा ना हो कि आप 9 × 10⁹ लिख दीजिए, नहीं, आप लिखेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, उल्टा हो जाता है प्रोपोर्शन। तो इसका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 × 10⁹ और आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ या रेडियस दिया हुआ है 9 किलोमीटर, मतलब 9000। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ये 10⁹9 है, ऊपर में 10⁻3 है, 3 और 3 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1/10⁻6, 1/10⁻6 बच जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, जिसको हम माइक्रो भी कहते हैं। तो यानी हमारा कैपेसिटर की वैल्यू कितना आ गया, हमारा वैल्यू कैपेसिटर क्या आ गया, C बराबर 10⁻⁻6 फेराड, जिसका मतलब क्या है म्यू इंटू एफ। और ये कितना माइक्रो की वैल्यू है, 1 माइक्रो की वैल्यू है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आप लोग यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये किसी मीडियम की अगर बात की जाए तो आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे कैपेसिटर का, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, ये मीडियम है, तो जिससे आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़े होंगे C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, डी पढ़े होंगे। अब हमारा सवाल में मीडियम अगर देते तो हम क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं या एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन G इज रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड V इज रेसिस्टेंस वोल्टमीटर इज करेक्ट। तो आपने यहाँ पे देखना है कि हमारा जो है कि रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हमारा जो है अगर ज़्यादा है तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, इसको ज़्यादा रेसिस्टेंस करेगा। इसका मतलब क्या है, आपका ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 6 है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइड फॉर वीटस्टोन ब्रिज। वीटस्टोन ब्रिज के लिए कौन अप्लाई होता है, हमारा अप्लाइड फॉर वीटस्टोन ब्रिज के लिए अप्लाई होता है मीटर ब्रिज। कैसे, तो क्या है कि हम जानते हैं कि मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, प्रिंसिपल होता है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ्स लॉ या वीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको जो है यहाँ पर ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। यहाँ पर द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है, यानी जिसको हम रो भी कहते हैं या हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका जो है रेसिस्टिविटी डिपेंड्स करता है कि इसके ऊपर आपका जो है डायलेंथ है, मास है, डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसका हो जाएगा नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड
ऑफ पॉइंट रूल के हिसाब से आपका यहाँ पर जो है कौन सा है, तो इससे पहले वाले सेट में भी आपको बताया गया था, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, क्योंकि किरचॉफ्स का पॉइंट रूल जो है यानी किरचॉफ्स करंट लॉ जो है आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर काम करता है। ठीक है, अगर सवाल में अगर आ जाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लेंज लॉ काम करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, यानी हमारा जो है किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होता है, वो एक्सेलरेट करता है। आपने पढ़ा होगा मोबिलिटी के अंदर में, ठीक है, जब किसी कंडक्टर पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने लगता है, जिसकी वेलोसिटी भी आई थी एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। तो चलिए हम लोग इस पर भी हम लोग टिक मारते हैं, बी नंबर है। ठीक है, अब आगे सवाल चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सबसे आसान तरीका है कि पावर का जो फॉर्मूला है हमारा पावर का, ठीक है, वो पावर का फॉर्मूला क्या है, V²/R है, यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रहे। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़े होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आपने पढ़ा होगा कि जब कोई हमारा जो है कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, आपका F=Q × V×B। ठीक है, अब आगे फिर बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़िए। अब देखिए द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कहता है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स का खोज किसने किया था, वेबर ने किया था, इसलिए हम वेबर टिक मारेंगे। फिर आगे बढ़ते चलेंगे। फिर वही क्वेश्चन है, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इन रेसिस्टेंस ओनली। तो रेसिस्टेंस की जब बात आती है तो हम ध्यान से याद रखना कि हमारा रेसिस्टेंस के लिए पावर फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका जो है हमारा एक होगा 1 है, दूसरा 0 है, तीसरा है R/√R² + 1/ω²²। तो याद रखना कि हमारे पास किसी भी पावर फैक्टर का जो सर्किट है वो जो हमारा क्या होता है, K1 होता है, क्योंकि हमारे पास जब पावर फैक्टर हमारा बात आता है कि cos9 यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि पावर फैक्टर जो है सिर्फ रेसिस्टेंस के लिए आपका 1 पे होगा। तो चलिए हम लोग 1 पे टिक मारते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे √m², ये आपको पता है IRMS की वैल्यू क्या होता है। ठीक है, I_max/√2, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो क्लास में भी करवाए हुए हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमने क्या कहा था कि IRMS का जो फॉर्मूला होता है, IRMS का क्या होता है, I_max/√2 होता है। और इसके बाद दूसरी चीज़ है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का भी फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर कि आई एवरेज नहीं पूछ रहा ना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, √m², IRMS की वैल्यू। तो चलिए हम लोग RMS की वैल्यू निकाल लिए हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ये मैग्नेटिज्म का सवाल है कि हमारा जो है जो रेशियो होता है या रिलेशन है, ठीक है, किसके बीच में, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ के बीच में, वो आप जानते भी हैं कि 5/6 होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ऑप्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है आप पढ़े भी होंगे इसमें। ठीक है, क्या इसके बारे में क्या पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, अब हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, LM बराबर होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ 5/6, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.84 होता है, और ये क्या होगा, ये इधर क्रॉस कर जाएगा तो 5/6 LG हो जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रहे कि इसका ऑप्शन जो है सो थोड़ा ध्यान से लगाना, इसमें ऐसा ना हो कि आपसे गलत हो जाए और ये मिस्टेक आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाए, इसलिए इसका खास ख्याल रहे। आपका जो है यहाँ पे 5/6 ना होकर 6/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे LG पहले दिया हुआ है, इस बात को लेकर ध्यान देना, ऐसे में कन्फ्यूज़न ना हो जाए आप लोग को। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये आप लोग को बताया भी गया था कि हम लोग जानते हैं कि cos डेल्टा बराबर, ठीक है, सुनिएगा बात को, इसको सॉल्व कर देता हूँ। आपने पढ़े होंगे एंगल ऑफ डिप करेंगे, cos डेल्टा बराबर आपने पढ़ा होगा B/BH, तो हमारा B बराबर क्या हो जाएगा, BH × cos डेल्टा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन देखिए BH cos डेल्टा किस में है, और उसमें हम आप लोग को टिक मार देंगे, ये आपका B हो जाएगा, ये वाला। फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है
द यूनिट ऑफ इंटरेस्ट मैनर, ये तो सिंपल सा है, या इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक है हमको एक छोटा सा मिस्टेक इसमें हो गया है, क्योंकि हम जो है आपने पढ़ा होगा कि कॉस बराबर क्या होता है b/h, और जो बेस की जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सा ध्यान से, बेस की वैल्यू कितना होता है bh होता है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो हमको जो है यही निकालना है कि हमारे पास जो है इसका क्या हो जाएगा, तो हमको इधर इसको रिप्लेस कर दीजिए, इसको इधर रिप्लेस कर दिए, तो क्या हो जाएगा BH/cos डेल्टा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि आपका ये ऑप्शन ए होगा, बी ना होगा, गलत नहीं करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ पेनिट्रेशन का यूनिट क्या होता है, यहाँ पर आपका सी होगा ऑप्शन, एम्पियर मीटर इनवर्स होगा। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पर एक सवाल है, द मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल एंगल है या लाइन है या वर्टिकल प्लेन है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन जो है हमारा एक वर्टिकल लाइन में लै करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये एज ए प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहता है, उसको सही करिए। अब आप जानते हैं कि हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फार्मूला निकाले होंगे, कैसे निकाले होंगे, m बराबर 1 + d/fe, याद है ना, तो यानी d/f होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आइज इज अबाउट, यानी कि आपका जो है फोकल लेंथ है, नॉर्मल आँख का जो फोकल लेंथ होता है आपका 25 सेंटीमीटर पे होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रिटिकल एंगल जो है, समझ रहे बात, क्रिटिकल एंगल किसका पूछ रहा है, डायमंड का। और डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है, देखिए जैसे आपको याद होना चाहिए, वाटर का जो, याद रखिएगा इसको, वाटर को जो है हमारा जो क्रिटिकल एंगल होता है वाटर का, ठीक है, 48.75 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ये हो गया। अब देखिए ये हो गया आपको वाटर का, ठीक है, ये हो गया आपको ग्लास का, क्या चीज़, ये एंगल है किसका, क्रिटिकल एंगल है, ये हो जाएगा डायमंड का। तो आपको सवाल में पूछ रहा है डायमंड का, तो चलिए हम लोग डायमंड के बारे में लिखते हैं। डायमंड के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर आगे सवाल आता है, द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे इक्विवेलेंट कॉन्टैक्ट लेंस के लिए हमारे पास कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो है कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, सिलेंड्रिकल है, प्लेनो कॉन्केव है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस को आपका प्रताड़ित करता है। ठीक है, जो हमारा सिलेंड्रिकल के ऊपर द इक्विवेलेंट हमारा जो है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका जो कॉन्वेक्स लेंस का होगा, इसलिए हमने आपको द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये तो सिंपल सा है ये भाई साहब, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को टिक मारते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। एक लिस्ट डिस्टेंस हुई तो सबको पता है कि हमारा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पे रखिएगा बात कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो बनाने के लिए हमारे पास कौन सा देखना पड़ता है, स्कैटरिंग है, डिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन है, पोलराइजेशन है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, वो डिफरेंट कलर में डिस्पर्स कर देता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट, हमारा जो है विच कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट, तो एक है रेड है, रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच कलर ऑफ लाइट, रेड है, वायलेट है, आपका जो है उसके बाद ब्लू है, और हमारा क्या है यहाँ पर ग्रीन है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे मारेंगे हम लोग ब्लू पे। फिर आगे बढ़िए, 27 में है
कि हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सबको फार्मूला बताए भी हुए हैं कि हमारे पास जिस पे लाइट का एम्पलीट्यूड बहुत मिनिमम हो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। दूसरी चीज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसका मतलब वो डार्कनेस को शो कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। यहाँ पे याद रखना कि ऐसा कौन सा है जो ट्रांसवर्स वेव में लाइट की नेचर को चेंज करता है, वो आपका पोलराइजेशन होगा, क्योंकि लाइट क्या करता है कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज में चेंज करता है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो यहाँ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्लेक्शन, यानी कि किसी ऑब्स्टेकल से आपका जो लाइट पड़ता है और उसके एज पॉइंट से जो लाइट बेंड कर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर आगे आपने पढ़िए, फिर आगे हमारे पास है वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर। इसको याद करना पड़ेगा आपको, है ना, कि हमारे पास सिल्वर का वर्क फंक्शन कितना होता है, वैसे याद करिएगा तो यहाँ पे याद 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। और हमारे पास अगला जो है सवाल है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो ये तो सबको याद होना चाहिए भाई, 34 माइनस में जिसको है 6.626, ठीक है, वहाँ पर हम जो है आपको जो है 10⁻34 है, 30 है, 31 - 32 है, तो जिसमें -34 होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर हमारे पास डायनामिक मास ऑफ फोटोन, याद रखिएगा डायनामिक मास आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन के अंदर में कि E = mc² होता है, E = क्या होता है, mc², और एक होता है E = hc/λ होता है ना। अब देखिए दोनों इक्वालिटी करते हैं तो mc² = hc/λ, एक से एक सी कट गया, ठीक है, और तो हमारा क्या हो गया m = h/λc। ये क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, इसको खास कर ध्यान रखिएगा कि आपका जो यहाँ पर कौन है कि हमारे पास जो है डायनामिक मास पूछ रहा है, तो हमारा डायनामिक मास क्या हो जाएगा आपका hc, ये हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये हम पिछले सेट में भी बताए हुए हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन किस लिए को शो करता है, पहला ही है लेमन को ही शो करता है। फिर आगे चलिए, फिर आगे बढ़िए कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा है जो है रेडियो एक्टिविटी का ये हमारा एप्लीकेबल नहीं है। न्यूक्लियर फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ठीक है, उसके बाद जो है हमारा जो है स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखते हुए हमें इसमें जो है क्या करना है, आपका नेचुरल फिनोमेना पे लाई नहीं करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कौन है, ठीक है, आपका जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है बीटा है, क्योंकि बीटा बस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, वो कोशिश करता है कि हम कहाँ जाए, किसी के करीब जाए। यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल जो किससे बना हुआ है, ये क्लास में भी समझाते, हीलियम न्यूक्लियस से बना हुआ, बार बार समझा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ये 15 चैप्टर जो इस साल सिविलस में नहीं है, तो इसको दिमाग में रख लेना। टीवी का हाइट दिया हुआ है, सर एंटीना का जो हाइट दिया हुआ है, सवाल पढ़ने दीजिए पहले। द रिलेशन बिटवीन रेंज ऑफ ट्रांसमिशन डी, एंटीना जो है रेंज दिया हुआ, हाइट ऑफ टीवी दिया हुआ है, ट्रांसमिट पावर रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली एंटीना जो है कितने हाइट पे रखा जाए, कितनी दूरी पे रखा जाए, हमारे पास तो ये रिलेशन सबसे अच्छा रिलेशन है, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद जो है हमारा अगला जो सवाल है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ये सबको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये तो क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो आता है, व्हेन एन इम्प्योरिटी इज डोप्ड विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, ठीक है, यहाँ पे एक इंक्रीज लिखा हुआ है, फिर आपका ये डिक्रीज लिखा हुआ है, फिर आपका रिमेन्स सेम है, फिर आपको जो है यहाँ पर बिकम्स 0 है। तो यहाँ पे याद रखना कि हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी जो हमारा डोप्ड होगा तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर कंडक्टिविटी को देखना होगा कि इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, है ना, कि रिमेन्स सेम है या बिकम्स 0, तो ये आपका इंक्रीज करेगा। फिर बढ़ते आगे की ओर, फिर हमारा नॉर गेट है, यानी नॉर गेट कैसे बनता है, नॉट प्लस और के से बनता है, तो A+B का हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए,
हमारा जो है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा विच ऑफ द करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज, हमारा जो है 50 हर्ट्ज इन हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ में आपका आउटपुट ये रहा तो फुल में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे देखना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज बाइनरी नंबर सिस्टम, ये सवाल को बताया गया था, हमने ऐसे सॉल्व किया हुआ है, तो इसका जो है आंसर होगा बी, यानी 30 हो जाएगा डेसिमल नंबर में। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास होता है, तो ये आपको पता है कि -1.6 इंटू -19 होता है, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रहे, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर है, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी है। अब आगे फिर बढ़ते हैं, हमारे पास आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यहाँ हमारा जो है सवाल है कि इसमें डाइपोल मोमेंट के तो एक dy जो है बराबर होता है डाइपोल मोमेंट के लिए, ऑप्शन ए बार दीजिएगा। अब दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपको डायग्राम दिया हुआ है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, आपका ये तीनों सीरीज़ में दिया हुआ है और वहाँ से वहाँ, तो देखिएगा कि ये जो सर्किट हमारे पास है यानी यहाँ से यहाँ तक का, इसमें हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें ये और ये आपस में किस में ज्वाइंट किया हुआ है, आपका पैरेलल में ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। जब पैरेलल में ज्वाइन होगा तो इसको हम सीरीज़ में ज्वाइन किया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1/c + 1/c कर देंगे, c/2 और c बराबर क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, यानी कि 1/c 1 + 1/c2, तो यानी ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन c1 + c2 है, तो इसको तो c1 की वैल्यू भी c है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, c1 की वैल्यू भी c है, ठीक है, प्लस दूसरा भी c है, तो क्या हो जाएगा 2/c हो जाएगा। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो cs बराबर क्या हो जाएगा, c/2 आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि इसका जो आंसर है ए होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसमें रिलेशन में कौन सही है, ठीक, इसमें जानना ये ज़रूरी है कि इसमें रिलेशन में कौन सही है। 1 एम्पियर किसके बराबर है, तो भाई साहब यहाँ पर ये ए होगा, कैसे, तो थोड़ा ध्यान समझिए कि 10⁻³ मिली एम्पियर दे रहा है, मिली की वैल्यू 10⁻³ होता है, इसको आता है 10⁻+3, तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 × ए 1a हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए है, बेफिक्र। फिर आगे बढ़ते हैं, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/A, इसलिए ऑप्शन ए। फिर उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टेंस, ρL/A, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि आपको किरचॉफ्स करंट लॉ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ का कॉन्सेप्ट है। किरचॉफ्स करंट लॉ में कहा गया था कि जो किसी पॉइंट की अंदर की पॉइंट की तरफ आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉइंट से बाहर जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए तीनों डायग्राम में जो इस डायग्राम में देखिएगा तो ये भी आ रहा है, तो आप किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, ऑल द करंट सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा कि ये 10 हो जाएगा, ठीक, उसके बाद जो है फिर 20 हो जाएगा, फिर +10 -i बराबर 0, तो यहाँ पे 40 -i = 0, तो i बराबर कितना हो जाएगा, 40 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे 40 एम्पियर सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल क्या करते हैं, आपको EMF सेल को मेजर करने के काम में आता है, ठीक है। आगे फिर बढ़िए, अब देखिए 1 kW/h की वैल्यू कितनी होती है, तो 3.6 × 10⁻6 है, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू
टेस्ला का जो है फार्मूला, जो टेस्ला तो एक खुद ही एक मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, तो एक तो ये भी होगा वीवर पर मीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा वैल्यू उसका बी। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर है, बी डॉट ए। ये सब फार्मूला बेस्ड है, आप बना सकते हैं। आपने ये 8वें चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, 8वें चैप्टर में पढ़े होंगे कि रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी के बारे में रिलेशन पढ़े होंगे। तो इसका जो आपने आंसर देखा होगा सी बराबर √1/√μ0 ε0। फिर आगे चलते हैं। ये तो बार बार सवाल पूछा हुआ है कि हमारे पास जो है यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर है, hν के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है, आप देखिएगा तो बन जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें से बराबर कौन है। तो आपको एक ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है। ट्रिक्स क्या बताते हैं, हाँ इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको 1 1 1, तो सीधा सी बात है, सबसे आसान तरीका ये है, 7 को 2 3 जा 1 हासिल, 2 N जा 2, तो यहाँ पर ये आ गया 1 1 1 और 7 हो गया 10। देखिए 1 1 1 किस में है, ऑप्शन ए है। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें से कौन जो है करेक्ट नहीं है, तो इसमें ए आपका ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हमारा जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपका ज़्यादा होना चाहिए सेकेंडरी कॉइल का, इसलिए हमारा यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में देखिए नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल का बड़ा है, ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक आप लोग जो है सॉल्व करिएगा, आराम से बनाइएगा। धन्यवाद। बाकी 10 क्वेश्चन है वो अब जो है हम थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया है।